नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 1 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे जो पहला हम लोग यहां पे न्यूज़ देखने वाले हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। नाउ असम ट्रिब्यून का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इसके बाद हम लोग देखेंगे, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा आर्टिकल है जो क्या अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम ट्रिब्यून वाला जो आर्टिकल है ना वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को रिलेटेड है। ऑफ कोर्स उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बट इसके बाद राइट चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कोल इज नेसेसरी फॉर इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। इंडिया, आपको पता है दुनिया भर में ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है। दैट इज पावर सेक्टर जो है अभी कोयला बेस्ड है ना, बट उससे हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज से ट्रांजिशन करना चाहता है, जिससे क्या कार्बन का एमिशन कम से कम हो सके। तो इसी को कहते हैं ग्रीन ट्रांजिशन। नाउ ट्रांजिशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इन इंडिया कहा जा रहा है दैट बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली वैसे चैलेंजेस जो क्या कोल रिच स्टेट्स के द्वारा फेस किया जा रहा है, राइट। सो वैसे तो दुनिया में फोकस क्या है ऑन डिकार्बोनाइजेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट कहीं ना कहीं अभी भी अगर देख लीजिएगा कोल का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है इन एनर्जी लैंडस्केप ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दैट एनर्जी लैंडस्केप? लेट्स फोकस ऑन इट। एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है दैट एक ऐसा सोर्स जिस पे हम लोग अभी निर्भर कर रहे हैं, उस सोर्स से निर्भरता को हम लोग कम करें और एक दूसरे सोर्सेज में हम लोग अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। अभी हमारी निर्भरता किसके ऊपर है बताइए तो? एनर्जी फ्रॉम कोल, राइट। बट हम एनर्जी जो कोल से है उसको हम लोग घटाकर हम लोग शिफ्ट किस में करना चाहते हैं? एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर। सो वही बोला गया है एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हमारा शिफ्ट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोडक्शन। और इसका एम है दैट कैसे रिड्यूस या फिर एलिमिनेट किया जा सके कार्बन एमिशंस एंड ग्रीन हाउस गैसेस। कहा जा रहा है बाय इंडिया बाय 2030 इसमें सोलर और विंड एनर्जी जो है ना वो कहीं ना कहीं मेकअप करने वाला है 51% ऑफ द जनरेशन कैपेसिटी, और ये इंक्रीज हो रहा है। जी हाँ, 2019 में अगर देख लीजिएगा सोलर और विंड का कैपेसिटी जनरेशन कितना था? मात्र 8%, बट 2030 में ये बढ़कर 31% तक हो जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट हमको ट्रांजिशन आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया में देखने वाले हैं। दैट इज, अगर मैं इस नीति आयोग के रिपोर्ट के थ्रू में अगर आपको बतलाना चाहूं तो 2012, 2017, 2022 का डेटा देखिए क्या बोल रहा है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं बढ़े जा रहा है और ये फ्यूचर में भी बढ़ेगा अप टिल अ पर्टिकुलर टाइम, जिसके बाद ये घटना स्टार्ट होने वाला है, दिख रहा है क्लियरली। बट वहीं पर रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी देख लीजिए, पहले कितना कम था बट बाद में ये कंटिन्यूअसली जो है ये बढ़े जा रहा है और फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं हमें ये बढ़ते ही हुए ट्रेंड में देखने वाला है। दिख गया ना? ये तो मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है आपके सामने। तो सवाल हो रहा है, ठीक है हम लोग तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में ट्रांजिशन होना चाहते हैं, बट ये कोल को क्या फेज आउट करना इतना इजी है? कोल के ऊपर डिपेंडेंस मतलब अचानक से घटा सकते हैं क्या इतना जल्दी? नहीं, राइट। थोड़ा टफ जरूर है। और वो कैसा टफनेस है देखो, चैलेंजेस बोला जा रहा है। चैलेंजेस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। जी हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें, कोल एक वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये पावर करता है 55% ऑफ द कंट्री एनर्जी नीड्स। एब्सोल्युटली, अभी अगर देख लीजिएगा अराउंड 72% इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो कोल से ही होता है भाई। तो कोल से हम लोग डिपेंडेंस को कैसे घटा देंगे अचानक से? क्योंकि कोल के ऊपर बहुत सारा जॉब निर्भर करता है, कोल के ऊपर हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ निर्भर करता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू की अगर बात करें, गवर्नमेंट को रॉयल्टी, सेस, लेवाइज, डिविडेंड पे आउट सब कुछ इस कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलता है भाई। यही नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, मिशन रानीगंज अगर आपने वो लोगों ने रीजन मूवी देखा होगा, वो भी कुछ इसी के ऊपर है, जहाँ पर जिस रीजन में कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यही देता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डायरेक्टली एम्प्लॉयड होते हैं थ्रू द सर्विसेज। यही नहीं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देता है ये। जैसे
बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे सोचो कोई पे कोल इंडिया लिमिटेड, राइट, तो वहाँ पे इंजीनियर्स आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे जो कि वहाँ पे काम करेंगे, तो उन लोग को भी तो कुछ सामान चीज़ें खरीदना होगा ना, तो उसके लिए जो है वेरियस बिजनेसेस एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज भी तो अनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो वो मिल ही रहा है ना। सोचो एक मॉल खुल गया वहाँ पर, है ना, तो वो मॉल को चलाएगा कौन? इंसान ही ना चलाएगा, तो उसको इंसानों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, तो वही तो बोला जा रहा है ये इंड्यूस डिपेंडेंस इन एरिया नियर द कोल माइनिंग। बोला जा रहा है कोल के ऊपर इंड्यूस डिपेंडेंस है, मतलब लोगों का जनरेशन वाइज जनरेशन, उसके बाप दादा परदादा, उसके पापा का जनरेशन, वो वाला जनरेशन, सब कुछ सबको ही कोल के ऊपर ही निर्भर है। इनफैक्ट एक इनफॉर्मल कोल इकोनॉमी हम लोग क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जहां पर स्मॉल स्केल कोल ऑपरेशंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं अगर सोचिए आप बहुत जो कोल के ऊपर निर्भरता इतना ज़्यादा है जिससे लोगों का लाइवलीहुड उसके स्टेक पे है भाई, और अचानक से कोल से आप लोग हट कैसे सकते हो? इसीलिए तो बोला जा रहा है ना। यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम लोग इजीली फेस आउट कर सकते हैं कोल को? नहीं, राइट, यही सब चैलेंजेस है। सोशल वेलफेयर प्रोवाइडर है भाई, जहां पर भी कोल वाला रीजन्स है ना, जहां पे कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वहां पे लोगों का हाउसिंग, रोड्स, स्कूल, हेल्थ केयर सब कुछ डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। कोल इंडिया लिमिटेड बहुत ज़्यादा वेलफेयर सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करवाती है, तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो सवाल है, ठीक है चैलेंजेस तो है, बट क्या चैलेंजेस देख कर के हमको रुक जाना चाहिए क्या? नहीं, राइट, हमको तो एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है भाई? इसके लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज हमें चाहिए, और वो स्ट्रैटेजीज जैसे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी, पुअर स्टेट्स के लिए कुछ पैसों की सपोर्ट, है ना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सब, जैसे बोला गया फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगेन उन रीजन्स में अगर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, तो अनडाउटेडली धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को कहीं ना कहीं ट्रैक में ला सकते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह में तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा है ना, इसीलिए बोला जा रहा है फेडरल निगोशिएशन करना पड़ेगा। फेडरल निगोशिएशन मतलब फेडरल निगोशिएशन एक वो सिचुएशन है जहां पर हमारी देश की सरकार दूसरे देशों की सरकार के साथ जब भी कोई भी रिन्यूएबल सेक्टर में निगोशिएशन करना हो तो वो जिससे प्रॉपर्ली निगोशिएट करते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फेडरल निगोशिएशन, राइट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं इनके चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जैसे बहुत समय ऐसे कंट्रीज होते हैं जो क्या आपके जाकर डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, राइट। तो अब देखो उनका भी तो दुनिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में उनका भी तो वॉइस को सुनना पड़ेगा ना, राइट। तो कोई भी अगर एक देश दूसरे देश के साथ बात कर रहा है या फिर बड़े रिच स्टेट्स जो है गरीब स्टेट्स के साथ बात कर रही है, तो अगेन गरीब स्टेट्स के बातों को रिच स्टेट्स को सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना ये सिर्फ अमीरों का तो प्रॉब्लम नहीं है, गरीबों का भी प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कुछ हम लोग जब इसके बारे में बात कर ही लिया, चलो कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कोल के बारे में। कोल को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये शब्द शायद आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, राइट। और ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोमेस्टिक हीटिंग ले लो, इंडस्ट्रियल पर्पसेस ले लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ले लो। इनफैक्ट अगर लीडिंग प्रोड्यूसर देख लीजिएगा, यस, चाइना दुनिया का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट 2022 में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से चाइना प्रोड्यूस करता है ओवर 52% ऑफ वर्ल्ड कोल, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद अ ग्लोबल शेयर ऑफ नियरली 9%। बट still, in spite of the high production in India, around 30% कोल तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। डिपेंडेंसी हमारा बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया अगर बात करें, यस, डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया जहाँ पर कोल मिलता है वो गोंडवाना कोल फील्ड्स है जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है। टर्शरी कोल फील्ड्स जो कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जैसे आपके जाकर आसाम, मेघालय, डिफरेंट अदर स्टेट्स में। और इसके रिजर्व्स अगर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश में। क्लासिफिकेशन अगर देख लीजिएगा अलग अलग टाइप ऑफ कोल होता है एज पर द कार्बन कंटेंट एंड सल्फर कंटेंट प्रॉपर्टीज, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, राइट।
जिसमें पीट बहुत गंदे क्वालिटी का होता है, एंथ्रासाइट बेटर क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का, राइट। और गवर्नमेंट के भी कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो कि कोल सेक्टर में, जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, जो कि फोकस करता है ऑन एक्सेसिंग कोल रिसोर्सेज, है ना, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर माइनिंग एंड फैसिलिटेटिंग ऑक्शन फॉर न्यू कोल ब्लॉक्स। वैसे ही उत्तम, दैट इज अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल एप्लीकेशन, ये कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन है। वैसे ही न्यू लॉन्ग कोल लिंकेज पॉलिसी है जो कि इंश्योर करता है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फ्यूल, जिससे पावर प्लांट्स में इन चीज़ों का इंश्योरेंस करवाया जा सके, मतलब इंश्योर करवाया जा सके दैट वो वहाँ पे रहे, राइट। तो ये वेरियस आस्पेक्ट्स है कोल के रिलेटेड। अभी आसाम ट्रिब्यून का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के रिलेटेड, जो क्या बोला जा रहा है इस आसाम ट्रिब्यून के आर्टिकल में, दैट ये एक एंटी पीपल बिल है। तो सवाल होता है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द बिल। देखो, अगर देखोगे मेन फीचर्स इस बिल के, तो वो क्या क्या है, बोला गया मोर देन वन पावर डिस्ट्रीब्यूटर कैन ऑपरेट इन एन एरिया, एक एरिया में एक से ज़्यादा पावर ऑपरेटर्स काम कर सकते हैं, मतलब एक रीजन में एक से ज़्यादा जो बेचने वाला हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बेचने वाला, इसका मतलब क्या, उनमें भी कंपटीशन आएगा, उसमें अगर कंपटीशन आएगा तो क्या होगा, दैट कंज्यूमर्स को सस्ते दामों में चीज़ें मिल सकती है ना, राइट। नेक्स्ट इज बोला जा रहा है मैंडेटरी फिक्सिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टैरिफ सीलिंग, जिससे अवॉइड किया जा सके प्रीडेटरी प्राइसिंग बाय द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। मतलब हमें कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ है ना, उसका कहीं ना कहीं एक सीलिंग हमको सेट करना पड़ेगा, जिससे प्रीडेटरी प्राइसिंग, मतलब ऐसा नहीं दैट कंपनीज मन मांगा कीमत मांगे, ठीक है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को शुड नॉट बी बिलो अ मिनिमम परसेंटेज, ये जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है वो 1% से एक पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोल अगर देखोगे, ये इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है ना, तो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों का हक होता है, राइट। तो अब देखो स्टेट्स का जब हक होता है तो स्टेट्स भी कुछ कानून बना सकती है ना, बट ऐसा नहीं दैट हाँ सरकार ने तो बोल दिया 13% मिनिमम रिन्यूअल परचेस एग्रीमेंट होना चाहिए और वहीं पर कोई स्टेट बोले नहीं हम तो 10% ही लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अभी क्या था दैट कुछ पनिशमेंट्स होते थे, पनिशमेंट्स या फिर इम्प्रिजनमेंट, या पनिशमेंट के फॉर्म में अभी क्या था, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। अब इन्होंने क्या बोला, नहीं इम्प्रिजनमेंट हटा देंगे, क्या लॉकअप में बढ़ेंगे भाई, चलो हम सिर्फ और सिर्फ फाइन का ही प्रावधान रखते हैं। तो ये कुछ कुछ मेन फीचर्स है इस बिल के। अब कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी है, आर्ग्यूमेंट्स है फेडरल फीचर को लेकर। हम बोले ना दैट ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो कोई भी अगर कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया तो कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करता है क्या नहीं, वायलेट करता है क्या नहीं, यस एब्सोल्युटली। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को ही है पावर ऑफ यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशंस। व्हाट अबाउट प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं यूनिवर्सल पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब प्राइवेट लाइसेंसी क्या सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज और कमर्शियल कंज्यूमर्स को ही देगा क्या, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। मतलब अगर आप पैसे दे सकते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और अगर एक गरीब जो पैसा नहीं दे सकता उसको नहीं मिलेगा, ये क्या कहाँ का बात हुआ भाई। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फ्री पावर फॉर फार्मर एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन विल गो इवेंचुअली, ऐसा कहा जा रहा है दैट जो इस टाइप का अगर प्रावधान हम लोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को जो फ्री पावर मिलता था वो तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बहुत अच्छा है प्रोविजन, इसके बारे में भी हम लोग बात करना चाहते हैं, यह है टाइम ऑफ द डे टैरिफ फैसिलिटी। ये क्या है, जैसे सोचिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट अभी कितने रुपए लग रहा है, से फॉर एग्जांपल अभी 10 रुपए यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो तब क्या, जब ये पूरा लागू हो जाएगा उस समय क्या होगा दैट जब सुबह का समय होगा ना, सोलर आवर्स सुबह का समय होगा, तब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे तो आपको 10 रुपये यूनिट नहीं देने पड़ेंगे, आपको 10 से 20% कम ही देना पड़ेगा, आपको 8 रुपये पर यूनिट देने पड़ेंगे। बट नॉन सोलर आवर्स, रात के समय अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे तो आपको 10 रुपये नहीं, आपको 12 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि वो 10 से 20% ज्यादा टैरिफ लगेगा। तो ये तो गुनाह हुआ ना यार। अब देखो ना, रात को तो सब कोई घर में रहता है, तो वो तो ऑब्वियस सा बात है, घर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा ही, रात को टीवी देखेंगे, फ्रिज चलाएंगे, खाना बनाएंगे, क्यों नहीं एसी चलाएंगे, क्यों नहीं होगा यार। तो ये तो मतलब इनडायरेक्टली इससे तो नॉर्मल जनता के ऊपर ना मार पड़ रहा है, समझ लो बात। तो ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई है ना। सवाल हो रहा है दैट ये बिल का इंपैक्ट पावर एम्प्लॉयज और कंज्यूमर्स के ऊपर कैसे होगा। एक तो पावर प्लेयर्स का मोनोपोली हो जाएगा, क्योंकि
इससे मेजर लॉस होगा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प टू एस्टेब्लिश द मोनोपोली ऑफ फ्री फ्यू प्राइवेट पार्टीज ओनली, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब प्राइवेट कंपनीज है ना, प्रावधान ऐसे बनाया गया दैट उनको प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। तो ठीक है, वो लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गए तब तो यार इनडायरेक्टली तो मार किस पे पड़ेगा, नॉर्मल जनता के ऊपर ना। ऑपरेशनल इश्यूज बोला जा रहा है अबाउट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाई जो है ना, ये होता है पावर परचेज में, विच विल बी सेम फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। बट हैविंग डिफरेंट रिटेलर्स विल ओपन प्लेथोरा ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज। बहुत सारे, क्योंकि रिटेलर्स रहेंगे ना, तो इसलिए बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज आने के प्रोबेबिलिटी है, ऐसे प्रावधान है बोला जा रहा है। हिट ऑन कंज्यूमर्स, इनफैक्ट एक रिपोर्ट था यूके ऑडिटर्स का, उसने बोला गया दैट इस टाइप के जो फॉल्टी मॉडल्स कोई भी अगर देश में अपनाया जाता है ना, उसके कारण क्या होता है, कंज्यूमर्स के जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। रफली अराउंड यूके में ही अगर देख लीजिएगा 2.6 बिलियन पाउंड्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। तो जब वहाँ पर ऐसा हुआ, तो अब जब वही चीज़ अगर मॉडल इंडिया में भी अप्लाई हो रहा है, तो इंडिया में भी तो ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के ऊपर मार पड़ेगा ना। इनफैक्ट पड़ ही रहा है, आप देखो ना, जिन जिन के घर में स्मार्ट मीटर लगा है ना, देखना उसका बिल देखना, पूछना मम्मी पापा को दैट पहले कितना था अभी कितना आता है, देखो आप जाके बिल। ऑब्वियस सा बात है, कुछ आपको फ्लक्चुएशंस ज़रूर देखने को मिलेंगे, राइट। तो यही था हमारा इस आर्टिकल के बारे में। असम ट्रिब्यून में और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बारे में बात किया गया है, जो कि रिसेंटली प्रधान मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल है मेरा युवा भारत, माई पोर्टल, मेरा युवा भारत पोर्टल। इस पोर्टल का एम क्या है? इस पोर्टल का एम है दैट हमारे जो देश में यूथ है ना, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, देश के उन्नति के लिए वो लोग काम करें। और इसके लिए क्या किया जाएगा, हर एक युवा को एक्सेस दिया जाएगा इस पोर्टल का, जिसमें अलग अलग युवा के लिए अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होती है, अलग अलग गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स होती है ना, बहुत सारे। तो शायद आप लोगों के भी शायद जब पढ़ाई कर रहे हो, 10th 12th दिया होगा, शायद कुछ ऐसे स्कॉलरशिप फैसिलिटीज था जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। अगर पता होता तो शायद वो आपको एक्सेस मिल जाता उसका, समझ रहे हो बात। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जिससे हमारी इंडियन यूथ अभी भी नहीं जानती है। तो हर एक यूथ को जब ये एक्सेस दिया जाएगा, तो हर एक यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है हमारे नेशन के डेवलपमेंट में। तो इससे क्या होगा, हमारा देश तो बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ हमारे देश के यूथ भी ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो एक माहौल है वो भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाउन टू अर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गिर काओ ब्रिड के बारे में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि एक इंडिया का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, टू इनहांस द इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स। और इसके कारण देखा गया है दैट गिर काओ ब्रीड को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, क्योंकि ये जो काऊ ब्रीड है ना, गिर काऊ ब्रीड, इसका मिल्क यील्ड बहुत ज़्यादा है। ये अलग अलग रीजन में अडेप्ट अपने आप को आराम से कर सकता है। इनफैक्ट मिल्क यील्ड पता है कितना है, हर दिन 18 से 20 लीटर दूध एक गाय दे रही है। सो ये कैरेक्टराइज किया जाता है बाई इट्स डिस्टिंक्टिव हम्प। देखो ये जो हम्प देखा जाता है उसके शोल्डर के ऊपर, और रेडिश ब्राउन कोट जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही पा रहे हो, राइट। ये जो गिर है ये ओरिजिनेट होता है ऑफ कोर्स गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, एंड ये महाराष्ट्र और राजस्थान में भी मिलता है। डिफरेंट अदर जो इंडिजिनस कैटल ब्रीड जो कि इंडिया में मिलता है वो रेड सिंधी, शाहीवाल, हलीकर, इस टाइप के ब्रीड्स हमें देखने को मिलता है। हम लोग जब बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे के अंडर ही इस ब्रीड को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये एक इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड डेवलपमेंट और कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसको 2014 को स्टार्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय पशु विकास योजना। इसको कंटिन्यू रखा गया है, बाद में इसको बंद हो जाने वाला था, बट क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय पशु विकास योजना चल रहा है, तो यस 2021 से लेकर 2026 तक ये चल रहा है, और उसके अंडर इसको कंटिन्यू रखा जा रहा है। इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस द बोवाइन का प्रोडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेस कवरेज को बढ़ाना है, और कंजर्व करना है हमारे इंडिजिनस कैटल और बफेलो स्पीशीज को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। रिलायंस जियो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है जियो स्पेस फाइबर, जो क्या है इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट इंटरनेट सर्विस। यह एक ऑनलाइन कनेक्शन है जो क्या प्रोवाइड किया जाता है बाई सैटेलाइट्स इन द स्पेस, और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एंड दी सैटेलाइट्स कम्युनिकेट विथ यूजर्स इक्विपमेंट। ये जो सैटेलाइट्स है ना, वो यूजर्स इक्विपमेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है दैट
अभी क्या है, अभी जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, क्या जियो फाइबर यूज़ कर रहे हो या फिर एयरटेल फाइबर यूज़ कर रहे हो, तार से होता है ना। बट अभी जो है ना, आपको तार का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सोचिए आपका घर है, आपके घर के छत में आपने ये एंटीना लगा दिया, वो एंटीना को सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट का वो फैसिलिटी मिलेगा। मतलब आप वाईफाई फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट। अभी जैसे आपके घर में टाटा स्काई चलता है ना, टीवी चलता है ना, एयरटेल डिश टीवी या फिर कुछ भी, तो वो क्या चलता है, एंटीना लगा हुआ है छत पे और वो एंटीना डायरेक्ट सैटेलाइट से कैच करता है। वैसे ही फ्यूचर में भी हमारा इंटरनेट सर्विसेज चलेगा, ठीक है। और वो सैटेलाइट रिसेंटली एक इनोवेशन किया गया रिलायंस जियो के द्वारा, राइट। इससे फ़ायदा क्या होगा, रिमोट एरियाज़ को मल्टी डिवाइस एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है। नाउ सवाल होता है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलॉन मस्क का स्टारलिंक। देखो इलॉन मस्क का स्टारलिंक क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाला जाएगा, बट जियो स्पेस फाइबर क्या यूज़ करेगा, मिड अर्थ ऑर्बिट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिड अर्थ एंड लो अर्थ ऑर्बिट। देखो ये अगर लो अर्थ ऑर्बिट है ना, लो अर्थ ऑर्बिट क्या है 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, बट मिड अर्थ ऑर्बिट क्या है 2000 से 3600 किलोमीटर। नाउ स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स है वो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, राइट है ना, बट अभी रिलायंस जियो वाला सैटेलाइट्स जो है वो इस रीजन में होगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ का जो सैटेलाइट है वो कम एरिया को कवर कर पाएगा, बट यहाँ का जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है ना हमको, है ना, समझ लो बात। तो इससे क्या है, पैसा सस्ता होगा ना इनके लिए, राइट। तो वही बोला गया यहाँ पर दैट ये जो है कवर कर सकता है लार्ज एरिया, बट एक प्रॉब्लम ज़रूर है, यहाँ पे लेटेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा डिले होकर। जैसे आप खोलते हैं ना, दैट कोई भी अगर जैसे सोचो भद्राइस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपको खोलना है, ठीक है, खटाक करके अगर क्लिक किया खट से खुल जाता है, राइट। ऐसा हो सकता है दैट इसमें शायद थोड़ा लेट से खुले, बट अगेन वो डिपेंड करता है दैट किस टाइप का प्लान ले रहे हो। अगर आप बहुत फास्ट सर्विस ले रहे हो तो फास्ट खुलेगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट इसमें फ़ायदा ये होगा दैट हाँ, जियो स्पेस फाइबर के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको कम से कम सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा ना आसमान में। स्टारलिंक की तरह इतना सारा सैटेलाइट नहीं लॉन्च करने से भी चलेगा, समझो बात। तो ये रहा आज का यह सेशन, यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू very much.